अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम 2023 ए की यूईबी ग्रेड 9 का पेपर 1 सॉल्व कर रहे हैं। इनिशियल इंस्ट्रक्शंस आपके पास वही हैं जो हम पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, द नंबर दिस 123.4 कैन बी रिटन इन द साइंटिफिक नोटेशन। मैं पहले भी आपको ये बात बता चुका हूँ कि अगर आपको कभी भी किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखना होता है तो हमें क्या करना होता है कि डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट में लेकर आना होता है। सो यहाँ पे हम इसको दो डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट में लेके गए हैं, तो इसमें जो एक्सपोनेंशियल है उसकी पावर इंक्रीज हो जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, कैंडेला इज द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। हमारे पास जो बेस यूनिट्स हैं और जो बेस क्वांटिटीज हैं उनको अगर आप गो थ्रू करेंगे तो 7 बेस क्वांटिटीज में हमारे पास एक इंटेंसिटी या फिर लुमिनस इंटेंसिटी भी होती है, जिसका हमारे पास यूनिट जो होता है वो क्या होता है, कैंडेला। अच्छा, थर्ड वाले के ऊपर आ जाएं अगर, तो यहाँ पे ये हमसे क्या कह रहा है कि द सम ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इज। अच्छा, यहाँ पे बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं कि वो उन्होंने 8.2 और 4 को ऐड करवाया, सही है, और एक्सपोनेंशियल 4 एक्सपोनेंशियल 6 को ऐड करवा देते हैं वो, तो उनका 12.2 एक्सपोनेंशियल 10 ऑप्शन डी को मार्क कर देंगे, जो कि टोटली आपके पास क्या है, रॉन्ग है। आपको ऐसा नहीं करना है, सही है। देखिए, whenever you have two numbers having different exponential और आपको अगर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कराना है तो आप कभी भी डायरेक्टली नहीं करवाएंगे अनटिल और अनलेस के उनके एक्सपोनेंशियल सेम ना हो जाएं, सही है। कभी भी आप ऐसे दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करवाएंगे कि उनके एक्सपोनेंशियल्स अलग अलग हो। सो यहाँ पे हमने क्या किया, या तो हम दोनों को एक्सपोनेंशियल 4 बना लें या फिर हम दोनों को एक्सपोनेंशियल 6 बना लें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल 10 वाले आ रहे थे, तो एक्सपोनेंशियल 10 तो हो नहीं सकता, तो इन दोनों को हमने कट कर दिया। अब एक्सपोनेंशियल 6 वाले के बारे में बात कर लेते हैं। सो लेट्स से हमने दोनों को एक्सपोनेंशियल 6 बनाने की कोशिश करी। मैं इस 8.2 एक्सपोनेंशियल 4 को अगर मैं जबरदस्ती का एक्सपोनेंशियल 6 बनाना चाहूँ तो मुझे इसको दो डेसिमल प्लेसेस पीछे लेके जाना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 0.082 एक्सपोनेंशियल 4, सही है। और इसके साथ हम ऐड करवाएंगे क्योंकि इसने एडिशन सम बोला है, 4 एक्सपोनेंशियल 6। सो 4.082 एक्सपोनेंशियल 6, ओ सॉरी, यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल 6 आना था, मैंने 4 ली थी। एक्सपोनेंशियल सेम रहेगा आपका, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, 4.082 एक्सपोनेंशियल 6। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे आ जाएं जरा। A 4 kg स्कूल बैग इज कैरीड बाय अ स्टूडेंट, द मास ऑफ बैग इन ग्राम्स इज इक्वल्स टू। अब किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, सो किलो का मतलब होता है आपके पास क्या, एक्सपोनेंशियल 3 या फिर 1000। सो आपके पास ऑप्शन डी आ जाएगा। द ऐसा यूनिट दैट रिप्रेजेंट्स अ वेलोसिटी, sorry, vector quantity. The SI unit that represents a vector quantity is, so आपके पास वेक्टर क्वांटिटी इनमें से कौन होगा, एक्सेलरेशन का यूनिट आपके पास क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आगे आ जाएं, the forces this and this are perpendicular to each other and their magnitude of their resultant force will be। ये कह रहा है कि एक फोर्स आपके पास इस तरीके से है, लेट से इसको हमने 3 न्यूटन कह दिया, और एक फोर्स आपके पास जो आ रही है वो क्या आ रही है, 4 न्यूटन की आ रही है। दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से, ये 4 न्यूटन आ गई है। अब ये कह रहा है कि इसका रिजल्टेंट बताओ कितना होगा, सही है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग, यानी कि एच स्क्वायर इज माई अननोन, ये हमारा बेस आ गया, ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया। सो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है। सो यहाँ से आपने एच को जो है ना वो फाइंड आउट करना है। सो एच जो है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपके पास कितना आ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपके पास ये। ओके, इन अ माउंटेनियस रीजन वेयर
Landsliding is common. A piece of rock suddenly falls from a certain height and strikes the ground in 3 seconds. The distance that this piece of rock covers to reach the ground. अच्छा, डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है और ग्रेविटी की वैल्यू उसने आपको दे दी है, खुद से टाइम इसने आपको दे दिया है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, h इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सो ये चीज तो हमारे पास स्ट्रेट अवे जीरो हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे आ रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई। हाइट हमें चाहिए, सो h इज इक्वल्स टू 1/2 कांस्टेंट है। ग्रेविटी की वैल्यू इसने हमें खुद दे दी है और टाइम भी इसने हमें दे दिया है 3 का स्क्वायर। तो ये पूरी चीज आप कैलकुलेटर में सॉल्व करके अपना आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे कि आपके पास कौन सा ऑप्शन या फिर क्या मैग्नीट्यूड आ रहा है हाइट का। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, द गिवन टेबल शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन 4 सेगमेंट्स। अब ये कह रहा है कि आपके पास एक कार है जो कि ये डिस्टेंस कवर कर रही है, और आपके पास टाइम जो है वो तमाम के लिए सेम है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें सेम इंटरवल ऑफ टाइम फॉर ऑल सेगमेंट्स। यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 से 10 यानी कि इसने 10 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है। फिर यहाँ पे हम देखें 11 से 22 तो ये 11 मीटर्स का डिस्टेंस आ रहा है। फिर यहाँ पे हमारे पास 23 से 35 ये हमारे पास 12 मीटर्स का डिस्टेंस आ रहा है। और फिर 36 से 49 ये 13 मीटर्स का डिस्टेंस आ रहा है। सो अगर हम इसको लेट से एसटी ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमारे पास जो है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, हमारे पास एक कर्व लाइन करके आएगी। क्योंकि हम सॉरी, इस तरीके से एक कर्व लाइन आएगी। सो ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है वो क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। क्योंकि अगर सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस हो तो ऑब्जेक्ट हमारे पास वेलोसिटी या फिर उसकी कांस्टेंट स्पीड होती है। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो हमारे पास अलग हो रहा है, चेंज हो रहा है हर इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर। आई होप दिस क्वेश्चन हैज बीन क्लियर टू यू। द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड इज वेलोसिटी या फिर स्पीड, तो यहाँ पे वेलोसिटी है, हमने वेलोसिटी को मार्क कर दिया। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास, इस चीज से याद रखिएगा इसको, आई डी एम, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। क्लियर? फर्दर ये हम अब क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर जाएंगे। इफ अ बॉडी ऑफ 10 kilogram is placed on the surface of earth, then the pull of the earth on the body will be। अच्छा, weight is to be calculated here, weight यहाँ पे मांग रहा है ये। so weight के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, W is equals to mg। mass इसने हमें ये बता दिया और ग्रेविटी की वैल्यू हमें ये खुद जब दे रहा है तो हम उसी को इस्तेमाल करेंगे। सही है, सो 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो आपका 98 न्यूटन आंसर आ जाएगा। A bullet is fired from a gun with a velocity of this. Which of the following is true for the gun's backward velocity? अच्छा देखें, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास लेट से ये आपकी वो गन है जिससे आप फायर कर रहे हैं और उसमें चले हम इसको ये ऐसे बना लेते हैं, दिस इज द बुलेट। एक चीज जो कि आपको याद रखनी है वो ये कि बुलेट की स्पीड हमेशा ज्यादा होगी या फिर आपके पास बराबर आ जाएगी। अब वो क्यों होगी उससे रिलेटेड मैं एक शॉर्ट वीडियो जो है वो या आपके पास एक लेक्चर जो है वो अपलोड कर दूंगा। बट अभी इसका रीजन आई मीन, लेकिन अभी आपको बस ये चीज याद रखनी है कि कभी भी आपके पास गन का रिकॉइल आपकी बुलेट्स की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकता। अब यहां पे हमसे ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द गन्स बैकवर्ड वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी वी, यानी कि गन जो पीछे की तरफ आ रही है, क्योंकि बुलेट तो आपकी आगे फायर होती है, रिकॉइल ऑफ द गन जो है वो आपको पीछे फील होता है। तो ये आपके पास वी है और ये आगे जो गई है वेलोसिटी ये कितनी है आपके पास, 550 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गई है। तो ये वी जो है हमेशा आपके पास क्या होगा, इस वेलोसिटी से बुलेट की स्पीड से कम होगा। सही है, लेकिन ये बिल्कुल जीरो भी नहीं हो सकता, जीरो से तो ज्यादा होगा, यानी कि गन की जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो जीरो से तो ज्यादा होगी,
बट 550 या फिर बुलेट ऑफ द स्पीड ऑफ द बुलेट से हमेशा हमेशा कम होगी. सो अकॉर्डिंग टू दैट बी इज द करेक्ट आंसर. In a throw ball champions trophy, a player spins a metallic ball of mass this in a circle of radius 1 meter with a velocity of 2 meter. अच्छा, यहाँ पे ये सेंट्रीपिटल फोर्स आपसे मांग रहा है. सो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. सो यहाँ पे आपके पास ये मास दिया हुआ है, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द वी. आपने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना है. An astronaut is sitting in a rocket on the earth which is ready to launch to the moon. When the astronaut will reach the moon, his weight and mass would. देखिए, mass आपके पास सेम रहता है, weight आपके पास मून पे जाके कम हो जाएगा क्योंकि मून की ग्रेविटी या फिर मून का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम है. सही है. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. If a uniform meter rod is adjusted at on a pivot at 50 centimeter mark, then it will be balanced. सही है, क्योंकि आपके पास यूनिफॉर्म मीटर रॉड है, सिमिलर है, और जब आपने उसको 50 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर बैलेंस या एडजस्ट कर दिया तो यहां का टॉर्क और यहां का टॉर्क, लेट से ये टॉ वन और ये टॉ टू, ये दोनों टॉर्क्स आपके पास क्या हो गए? इक्वल हो गए. एमसीक्यू नंबर 16. if a student is unable to open a door, then which of the following conditions is या are false for the given situation? यानी कि आपको वो बताना है जो कि गलत है. वो डोर को ओपन नहीं कर पा रहा. सही है. he or she is unable to open the door. The net force on the door is zero. The applied force is greater than zero. The force applied on the hinges of the door. अब यहां पे आपने वो कंडीशंस बतानी है जो कि आपके पास गलत हैं, यानी जिनसे दरवाजा खुल जाएगा. सही है. पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें. इफ अ स्टूडेंट इज अनेबल टू ओपन द डोर, उससे दरवाजा नहीं खुल रहा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज और आर फॉल्स फॉर द गिवन सिचुएशन. तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है? देखें, अगर वो नेट फोर्स अगर जीरो लगा रहे तो इससे दरवाजा ओपन होगा. सही है या नहीं होगा? नाइट फोर्स अगर वो डोर पे जीरो है तो इससे दरवाजा ओपन नहीं होगा. द अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन जीरो, इससे ओपन होगा. जी हाँ, बिल्कुल ओपन होगा. द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द हिंजेस ऑफ द डोर. हिंजेस कहते हैं बेटा कब्जे जो लगे हुए होते हैं जिससे दरवाजा अटैच हुआ हुआ होता है, तो इससे भी ओपन नहीं होगा. सो इस वाली यानी कि ऑप्शन नंबर 2 से आपके पास दरवाजा ओपन होगा. क्लियर? If a body returns to its previous position after a slight jerk, then the body is said to be in stable equilibrium. इससे रिलेटेड हमने एक पेपर 2 एक सॉल्व किया था प्रीवियस वीडियोस में. आप देखिए, मैं उसका लिंक भी ऐड कर दूंगा यहाँ पे. सो उसमें हमने कंडीशंस फॉर द इक्विलिब्रियम जो है हमारे पास तीनों, उनको हमने डिस्कस किया. A sports car, a sports racing car is made stable by raising its height, increasing its speed, decreasing its width, lowering its center of gravity. क्योंकि center of gravity जितना आपके पास close to the surface या close to the ground होगा, आपके पास stability उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी. The mass of a student on the surface of the earth is measured as 100 kilogram if the earth's mass is decreased without changing its. अच्छा, ये ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से हैं, सो इनको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इनको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये एक्सक्लूड हो गए हैं आपके पास से. An object has a weight W when it is on the surface of the planet of radius r. अच्छा, ये भी ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से, इसको भी छोड़ दें. इस पे आ जाए वर्क एनर्जी एंड पावर के ऊपर. इन द गिवन फिगर अ पर्सन exert a force which causes the car to move forward. It is an example of work done. क्योंकि वो फोर्स अप्लाई कर रहा है और कार डिस्प्लेस हो रही है. Due to heavy rain, a mango of mass this drops from a tree in a mango orchard from a height of 40 meter ignoring air resistance. Potential energy is to be calculated. ये आपके पास mass दिया हुआ है. सही है. उसके बाद ये आपको हाइट दे दी उसने और ग्रेविटी की वैल्यू ये हमें खुद से बता रहा है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh. आप सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे.
A person lifts his luggage and climb up the stairs. If he perform a work done of 10 joules to climb up the stairs in 60 seconds, then the value of power of the person will be. अच्छा, पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। सो यहाँ पे वर्क डन दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास टाइम दिया हुआ है। सही है। सो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 10/60। सो इन दोनों को आप डिवाइड करवाएं, आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने उसको कमेंट सेक्शन में बताना है और उसका यूनिट क्या आएगा आपके पास? वॉट। ओके। A snow avalanche is a rapid flow of snow down a slope, such as hill or mountain. When it occurs, then the potential energy it contains is converted into। अब देखें, स्नो यानी कि जो लैंड स्लाइडिंग होती है उसमें पत्थर गिरते हैं। अगर उसी तरीके से अगर आपके पास बर्फ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े जो है वो अगर गिरना शुरू हो जाए, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड स्नो एवलांच। सो आपके पास वो जब ऊपर से गिर रहे होते हैं तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी है जब वो ऊपर थे। अब जब वो नीचे गिर रहे हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है, वो पोटेंशियल एनर्जी और साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है। सो ऑप्शन 2 और 3 किस ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन डी में आ रहे हैं। All of the following are examples of non-renewable energy sources except, ये कह रहा है कि सारी की सारी नॉन रिन्यूएबल हैं सिवाय एक के। तो आपके पास क्या है? विंड एनर्जी इज आर रिन्यूएबल। A cubical block of length x meter is each is completely immersed into water. The upthrust force of the water applied on the cubical block. Upthrust force is to be calculated here. आपको upthrust force मालूम करनी है यहाँ पे। सो अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? रॉ जी वी। अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल्स टू रॉ जी वी। अब क्यूब की एक लेंथ हमें ये एक्स दे रहा है, यानी कि लेंथ जो है वो क्यूब की आपके पास क्या है? एक्स मीटर्स। सो वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका क्यूब निकाल लें, एक्स मीटर क्यूब। सो आपके पास क्या आ गया? रॉ जी और एक्स क्यूब। सो ये कितना आ गया? rho g x cube, option B. A metal piece and a wooden log of equal size are thrown into the river. The piece of metal sinks where the wooden log does not. This is because the wooden log has no density, is denser than the metal piece, is less than the metal piece, has equal density of as of the metal piece. अच्छा देखें, कभी भी अगर आप किसी भी चीज को किसी भी लिक्विड में डाल रहे हैं या किसी भी लिक्विड के अंदर इमर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर वो फ्लोट करता है तो उसकी डेंसिटी कम है और अगर वो सिंक कर जाता है तो उसकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू द लिक्विड। लेकिन यहाँ पे ये वुडन लॉग और मेटल की बात कर रहा है कि आपने उनको सेम ही उसके अंदर जो है वो डाला है। ये आपके पास वो लिक्विड है, ठीक है, जिसके अंदर आपने उसको डाला है। लेट से ये आपका वुडन ब्लॉक है और ये आपका मेटल पीस है। ये मेटल पीस है और ये वुडन ब्लॉक है। तो मेटालिक पीस जो है इसकी डेंसिटी ज्यादा है, वुडन वाले की डेंसिटी जो है वो क्या है? कम है। तो ये क्या कह रहा है? वुडन लॉग हैज लेस डेंस देन द मेटल पीस। ऑप्शन सी। Children love to play with soap bubbles. If a soap bubble is stable in the air, then the atmospheric pressure will be equal होने चाहिए, क्योंकि आपके पास लेट से अगर ये वो बबल है जो आपने बनाया है, सो अगर इंटरनल प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो ये फट जाएगा। जैसे हम बलून के अंदर अगर हवा भरते रहे तो उसका इंटरनल प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो फट जाता है, पॉप हो जाता है। सही है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर से आ रहा है वो अगर ज्यादा हो जाए इसके ऊपर, तो ये स्क्वीज हो जाएगा, पिचक जाएगा। तो वो कह रहा है कि उसको स्टेबल रहना है। सही है। सो यहां पे क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। According to kinetic theory of matter, a particle moves more rapidly in the state of solid, liquid, plasma और gas। कौन सी वाली स्टेट ऑफ मैटर में आपके पास जो है पार्टिकल सबसे ज्यादा मूव कर रहे होते हैं?
सही है, क्योंकि सॉलिड में तो आपके पास वो कंप्लीटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो चिपके हुए होते हैं। मोशन वहां भी हो रहा होता है आपके पास, लेकिन वो अपनी ही मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब आप लिक्विड के ऊपर आ जाएं। सो लिक्विड में आपके पास पार्टिकल्स जो है वो एज कंपेयर टू द सॉलिड थोड़ा सा ज्यादा मूव कर रहे होते हैं। गैस की अगर हम बात करें, तो गैस में आपके पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ही ज्यादा कम होती हैं, यानी कि बिल्कुल नेग्लिजिबल होती हैं। बट उसमें फिर भी थोड़ी बहुत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं, बिल्कुल जीरो नहीं होती। प्लाज्मा में अगर हम आ जाएं, तो प्लाज्मा में आपके पास क्या होता है, प्लाज्मा एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है कि उसके अंदर जब आप गैस पार्टिकल को अगर आप कैटाइन में कन्वर्ट कर दो, यानी कि गैस पार्टिकल के अंदर से आप क्या कर दो, आप उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन या कोई एक इलेक्ट्रॉन आप क्या कर दो उसमें से बाहर निकलवा दो। सो गैस जो है आपके पास किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, प्लाज्मा स्टेट के अंदर। सही है। तो अब ये पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, पार्टिकल्स मूव मोर रैपिडली इन द स्टेट ऑफ सॉलिड, लिक्विड, प्लाज्मा और गैस। सो आपने क्या करना है, आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना होगा। सही है। अब अगर किसी ने लेट से अगर आप गलत लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है, मैं आपको कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर भी बता दूंगा। क्लियर। If a tunnel is passing underneath an ocean, then sorry. If a tunnel is passing underneath an ocean, then the water pressure applied on the walls of the tunnel will be zero, equal to the atmospheric pressure, lower than the atmospheric pressure, and higher than the atmospheric pressure. देखें, जब आप किसी भी लिक्विड के अंदर मौजूद हैं, इफ यू आर इनसाइड द लिक्विड, सो आपके पास क्या होगा कि उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अप्लाई हो रहा होगा और लिक्विड का प्रेशर भी अप्लाई हो रहा होगा। सही है। क्यों? क्योंकि आप इनसाइड द लिक्विड हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा आपके पास वहां पे। द 40 डिग्री सेंटीग्रेड इन फ़ारेनहाइट स्केल, अगेन आपने वही वाला फॉर्मूला याद करना है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 180 is equals to temperature in Kelvin -273 डिवाइडेड बाय 100। अब आपके पास किन दो के दरमियान कन्वर्जन आई है, इन दो के दरमियान, तो आप इसको छोड़ दें और आप इसमें फ़ारेनहाइट आपको चाहिए है, डिग्री सेल्सियस में वैल्यू पुट करें 40, आपके पास आंसर आ जाएगा। आफ्टर स्विमिंग ऑन अ हॉट समर डे आवर बॉडी फील्स कोल्ड बिकॉज there is this is because water is poor conductor of heat, air circulation is higher in the surrounding, water evaporates by taking heat from the body, body temperature is higher than the surrounding temperature। सही है, क्योंकि वाटर evaporate हो रहा होता है आपके पास आपकी बॉडी से। The amount of heat absorbed by 2 kg of water is this in the process from changing from liquid into vapor, the heat required to convert 3 kg of water into vapor will be। ये कह रहा है कि अगर आपके पास 2 kg के लिए इतनी हीट रिक्वायर्ड है, तो आप मुझे बताओ कि 3 kg के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। सही है। सो यहाँ पे देखें, आप ये चेंजिंग ऑफ प्रोसेस की भी बात कर रहा है। सही है कि आपके पास जो स्टेट है वो चेंज हो रही है, तो यहाँ पे हम किस चीज का फॉर्मूला लगाएंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एल एफ इज इक्वल्स टू क्यू बाय एम। सो यहां से फर्स्ट वाले को यूज करते हुए हम पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि एल एफ फॉर द फर्स्ट कंडीशन इज अननोन। ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पहले हम उस वाले के लिए फाइंड आउट करेंगे कि फर्स्ट कंडीशन में कितनी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो आंसर आएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, उसी को हम अपने पास कहां इस्तेमाल करेंगे, सेकंड वाले में।
सही है। सो यहां से हमने पहले Q बाय M यानी कि Q हमारा कितना है 4.512 डिवाइडेड बाय 2। यहां से जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का आंसर आएगा उसको हम अगेन इस पे रखेंगे, और अब जो हमारे पास आएगा फॉर्मूला उसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज नोन फॉर अस, वही वाली वैल्यू उठ के यहां आ गई। क्यू हमें फाइंड आउट करना है, एम हमारे पास 3 दिया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरीके से परफॉर्म करना है। सम ऑफ कॉपर वाटर एंड एयर are given same amount of heat, the correct sequence of expansion from maximum to minimum, कि सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किस में होगी, फिर उससे कम एक्सपेंशन किस में होगी, फिर सबसे ज्यादा कम एक्सपेंशन किस में होगी। सही है। सो आपके पास देखें, जो चीज सबसे ज्यादा एक्सपेंड हुई भी होती है वो और एक्सपेंड हो जाएगी। सही है। यानी आपको वाटर दिया है, सॉरी कॉपर दिया है आपको, कॉपर सॉरी कॉपर दिया है आपको, वाटर दिया है और आपको एयर दी हुई है। सही। सो अब ये पूछ रहा है कि आपके पास सबसे ज्यादा एक्सपेंशन जो है वो मैक्सिमम सबसे ज्यादा कम किस में, सॉरी सबसे ज्यादा मैक्सिमम एक्सपेंशन किस में होगी, उसके बाद सब उससे कम किस में होगी, और फिर सबसे कम किस में होगी। सो इसका आंसर आपने देना है। ठीक है। सो आपके पास क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी मैंने अभी आपको बताया कि सबसे ज्यादा आपके पास एयर में होगी, फिर उससे कम आपके पास जो है वो कॉपर में आएगी, और फिर सबसे ज्यादा कम आपके पास वाटर में आएगी। अच्छा, अब देखें यहाँ पे, अब सवाल ये आ रहा होगा आपके जहन में कि हमारे पास गैस आया फिर उसके बाद लिक्विड आना चाहिए था, लेकिन गैस के बाद सॉलिड आ गया। वो इसलिए हुआ है ऐसा, देखें कि गैसेस जो है आपके पास सबसे ज्यादा एक्सपेंड होती हैं, बट जब आप कॉपर और लिक्विड की बात करेंगे तो आपके पास कॉपर और सॉरी वाटर की बात करेंगे, सो वाटर आपके पास कम एक्सपेंड होता है एज कंपेयर टू द कॉपर। सही। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 37 पे आ जाएं। इन विंटर सीजन अ मेटालिक हैंडल ऑफ अ डोर फील्स कोल्डर टू टच देन अ वुडन हैंडल बिकॉज, इसकी जो देखें थर्मल कंडक्टिविटी जिस चीज की सबसे अच्छा सॉरी एक मिनट, पहले थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रही है, फिर उसके बाद जो है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में भी बात कर रही है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपके पास क्या होती है कि अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर मास के लिए उसको उसका टेम्परेचर रेज करवाना चाहता हूं तो मुझे कितना अमाउंट ऑफ हीट उसको देना होगा। सही है। और थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि कोई भी चीज कितनी ज्यादा जल्दी अपना टेम्परेचर हाई या अपना टेम्परेचर लो कर सकती है। सही है। सो देखें, जिस चीज की थर्मल कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा होती है वो उतना जल्दी अपना टेम्परेचर रेज करती है और उतना ही जल्दी अपना टेम्परेचर लूज भी कर देती है। सो वो अपना जल्दी टेम्परेचर लूज कर रही है, सो इट मींस मेटल की जो है आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी वो हाई होगी। हायर थर्मल कंडक्टिविटी वाले जल्दी टेम्परेचर गेन भी करेंगे और जल्दी टेम्परेचर अपना लूज भी करेंगे। द अमाउंट ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट, कलर पे भी डिपेंडेंट होता है, टेक्सचर टेम्परेचर वेट पे डिपेंडेंट नहीं होता। वाइट सरफेसेस आर sorry, white surfaces as compared to black surface made of same material reflects less heat, more heat, zero amount of heat, same amount of heat। देखिए व्हाइट सरफेस आपके पास रिफ्लेक्ट जो है वो ज्यादा करती है हीट को, एब्जॉर्प्शन कम होती है इसमें। स्टेनलेस स्टील pans are usually provided with copper bottoms. The reason for that is pans made with copper appear colorful. Stainless steel is a good conductor. Stainless steel is more expensive. कॉपर इज द बेस्ट, इज द बेटर कंडक्टर। कॉपर जो है वो आपके पास बेटर कंडक्टर होता है फॉर द स्टेनलेस स्टील। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द एमसीक्यूज एंड आंसर्स जो है वो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा सो दैट वी कैन हैव मोर एंगेजमेंट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।